नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक कोट के साथ। बड़ा सिंपल सा कोट है। नेवर गिव अप, ट्राइंग टू डू व्हाट यू रियली वांट टू डू, वेयर देयर इज लव एंड इंस्पिरेशन यू कैनॉट गो रॉन्ग। तो जहां पर प्रेम और इंस्पिरेशन है, जिस तरीके से आप काम कर रहे हो, तो वहां पर आप कभी भी गलत नहीं जा सकते। बस लगे रहो, आगे बढ़ते रहो, हिम्मत मत हारो। आप अपने गोल को अचीव जरूर करोगे। तो इसी तरीके से अपने आप को मोटिवेट रखिए। और जो भी आपका गोल है ना, तो उसके बारे में डेली थोड़ा सा जरूर पढ़ें। ऐसा नहीं है कि मतलब एक ही बार में तैयारी करें, तो थोड़ा सा पढ़े लेकिन जरूर पढ़े। तो एक बहुत ही कॉमन टर्म है जो आमतौर पे यूज की जाती है। जो भी अचीवर्स होते हैं अपनी जिंदगी में, कुछ ना कुछ उन्होंने अचीव किया होता है गोल, तो वो होता है एवरीडे। मतलब जो भी उन्होंने गोल के ऊपर काम करना होता है ना, तो थोड़ा थोड़ा वो रोज करते हैं। तो थोड़ा थोड़ा रोज करेंगे, तो तभी जो है ना अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। आपकी रिवीजन अच्छी से हो पाएगी और अच्छे तरीके से जो है आपका अचीव हो जाएगा गोल। तो ये है आज का न्यूज़पेपर और ये साथ है एडिटोरियल वाला पेज। तो ये यहाँ पर सबसे पहले कोट होता है, फिर प्रीलिम्स फोकस फैक्ट्स, उसके बाद यहाँ पर एडिटोरियल डिस्कशन और लास्ट में होता है इकोनॉमिक कंसेप्ट। ओके, तो अभी हम इकोनॉमिक टाइप्स न्यूज़पेपर को अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। शुरू करने से पहले लाइक जरूर कर दें और शेयर कर दें इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस लेक्चर का, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, डेली बेसिस पे वहां पर पीडीएफ जो है अवेलेबल होते हैं। तो अभी शुरुआत करते हैं। जो पहला यहाँ पर प्रीलिम्स फोकस फैक्ट्स है। तो अभी भारत सरकार जो है ना, हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो वो बात कर रहे हैं। तो उसके मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद जी, तो ये इनकी फोटो है। तो उन्होंने ये कहा है कि इनकी कोई इंटेंशन नहीं है कि जो हमारे यहाँ पर जो व्हाट्सएप यूजर्स हैं, उनकी प्राइवेसी को हम जो है वायलेट करें। जो भी बातचीत आपस में करते हैं दो लोग, तो वो उन्हीं के बीच में रहे, तीसरा बीच में कोई प्लेयर ना आए। तो भारत सरकार भी यही चाहती है। तो अभी क्या हुआ है कि अभी कल व्हाट्सएप ने क्या किया, व्हाट्सएप ने दिल्ली हाई कोर्ट में भारत सरकार के खिलाफ केस दायर कर दिया। ओके, तो अभी उन्होंने अपनी बातें रखी हैं कि भारत सरकार हमें कह रही है कि ट्रेसेबिलिटी करो। ट्रेसेबिलिटी कहने का मतलब ये है कि जो अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन पास आउट हो रही है व्हाट्सएप के थ्रू, मैसेजेस आगे फॉरवर्ड हो रहे हैं, तो उसमें जो भी ओरिजिनेटर है, जिसने शुरुआत की है ना, उसको ट्रेस करो। तो व्हाट्सएप यहाँ पर कह रहा है कि ऐसा ट्रेस करना हर एक मामले में ये बहुत टफ हो जाएगा। तो ये नामुमकिन सी बात है जो सरकार हमें करने के लिए कह रही है। तो अगर ये ऐसा करते हैं तो प्राइवेसी जो है वो, उसका हनन होगा ही होगा। क्योंकि अभी देखो, जब भी आप व्हाट्सएप पे कॉल करते हो, कोई वीडियो कॉल करते हो, तो वहां पर लिखा हुआ आता है एंड टू एंड एनक्रिप्शन। तो इसका मतलब यह होता है कि एक एंड से आपका जो मित्र है जिसको आपने कॉल की, और दूसरे एंड से आप, दोनों के बीच में ही ये कॉल रहेगी। तीसरा इसमें कोई थर्ड पार्टी नहीं होगी जो कि इंटरवीन करेगी कि आप दोनों के बीच में क्या कॉल, क्या बातचीत हुई है। ओके, तो अभी अगर हम ट्रेसेबिलिटी करेंगे तो उन सब चीजों को जो है हमें यहाँ पर इंटरवीन करना पड़ेगा। तो प्राइवेसी फिर यहाँ पर नहीं बचेगी। ओके, तो यहाँ पर जो सरकार है ना, तो वो अपनी ओर से अपनी क्लैरिफिकेशन यहाँ पर दे रही है कि यहाँ पर कह रही है कि व्हाट्सएप विल रिक्वायर टू डिस्क्लोज द ओरिजिन ऑफ पर्टिकुलर मैसेज ओनली। ओके, मतलब कि गिने चुने मैसेजेस की ही यहाँ पर ट्रेसेबिलिटी करने को कहा गया है। तो यहाँ पर इन केस ऑफ प्रिवेंशन, इन्वेस्टिगेशन और पनिशमेंट, वो भी ऐसे केसेस जहाँ मतलब बहुत ही सीरियस यहाँ पर ऑफेंस हुए हैं, तो ऐसे केसेस के रिगार्डिंग जो है सरकार कह रही है व्हाट्सएप को कि ट्रेसेबिलिटी करें। ओके, तो ये अपना स्टैंड जो है क्लियर किया है भारत सरकार ने। ओके, तो अभी जब से ये फरवरी महीने के जो हमने आईटी रूल्स जो भारत सरकार नई लेकर आई थी, तो 3 महीने तक का समय था। तो अभी कल जो है वो 3 महीने कंप्लीट हो गए। तो अभी उसी के बाद यही था कि ये जो व्हाट्सएप, जो फेसबुक वगैरह ही कंटिन्यू करेंगे या फिर बंद कर दिए जाएंगे। तो अभी फिलहाल कंटिन्यू कर रहे हैं। तो भारत सरकार सोच रही है कि इनको थोड़ा एक्सटेंशन और दे दी जाए। उसके बारे में भी यहाँ पर विचार चल रहा है। और यहाँ पर जो स्टेटमेंट है मंत्रालय की यही है कि भारत यहाँ पर कमिटेड है कि राइट टू प्राइवेसी जो है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2017 में ये राइट हमें दिया गया था, राइट टू प्राइवेसी, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। क्योंकि ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है हमारे सब सिटीजन्स का, कि
उनको यहाँ पर सही चीज मिले। ओके, तो यहाँ पर गलत इन्फॉर्मेशन वहां तक पास आउट ना हो। दूसरा, जो भारत सरकार चाह रही है कि लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन करके चलना है, नेशनल सिक्योरिटी को भी यहाँ पर मेंटेन करके चलना है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर ट्रेसेबिलिटी भी करनी होगी अगर कोई सीरियस ऑफेंस होता है तो। ओके, तो ये यहाँ पर पूरा का पूरा सिनेरियो यहाँ पर पेश किया है। इसके अलावा यहाँ पर बात करें कि इंडिया रूल्स रीजनेबल कंपेयर्ड विद लॉज एनफोर्स इन कंट्रीज सच एज यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड कनाडा। तो वहां पर जो रूल्स लगे हैं तो उस हिसाब से यहाँ पर भारत के रूल्स ठीक हैं, इतने इतने भी ज्यादा टफ नहीं। ओके, तो ये भारत सरकार का कहना है। ओके, तो ये यहाँ पर एंड टू एंड एनक्रिप्शन की भी यहाँ पर बात कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको समझा दिया कि एंड टू एंड एनक्रिप्शन क्या चीज होती है। तो अभी देखो, अभी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर अमेजोन की। तो अमेजोन ने अभी क्या किया है, जैसे आप ऑनलाइन स्ट्रीमिंग आप देखते हो ना, जैसे हॉटस्टार वगैरह, डिज्नी प्लस हो गया, और इसके अलावा नेटफ्लिक्स हो गया। तो एक और यहाँ पर अमेजोन प्राइम वीडियो करके आता है। तो वहां पर आप कुछ परचेज भी करते हो, तो आप फिल्म वगैरह देखते हो या फिर सब्सक्रिप्शन वगैरह लेते हो। तो अभी इसमें स्ट्रीमिंग में जो ना कंपटीशन काफी बढ़ता जा रहा है। तो नेटफ्लिक्स भी है, डिज्नी भी है, तो एक अमेजोन प्राइम भी है, इसके अलावा एप्पल भी है। ओके, तो बहुत सारे यहाँ पर जो है प्लेयर्स आते जा रहे हैं, जिसको अभी कंपटीशन को स्ट्रांगली अभी जो ना यहाँ पर टक्कर दे रहा है अमेजोन। तो जिसके चलते इन्होंने अभी क्या किया है, जो एमजीएम ग्रुप है। ओके, तो एमजीएम को यहाँ पर परचेज कर लिया है। तो यहाँ पर 8.545 बिलियन यूएस डॉलर से यहाँ पर इन्होंने परचेज किया है एमजीएम को। तो ये बहुत ही पुरानी कंपनी है। ओके, तो ये इसका जो है इसका लोगो आप कह सकते हो, एक लाइन यहाँ पर दहाड़ता है। तो ये बहुत पुरानी कंपनी, 1924 की कंपनी है ये। तो मेट्रो गोल्डविन मेयर, तो ये इसका पूरा नाम है कि एमजीएम का। तो इसको अभी खरीदा है। तो अभी और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसके बारे में है, तो अभी यूएस मूवी स्टूडियो होम है इसका पूरा एमजीएम का। तो यहाँ पर जेम्स बॉन्ड फ्रेंचाइजी को यहाँ पर ये जो है इसी यहाँ पर फिल्म स्टूडियो पे ये काम करते हैं। जेम्स बॉन्ड अपन आपने नाम सुना होगा। तो हॉलीवुड की ये अलग से फ्रेंचाइजी है, तो इसका अलग से कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। जो भी जेम्स बॉन्ड का रोल करता है वो किसी और दूसरी फिल्मों में रोल नहीं कर सकता जब तक ये फ्रेंचाइजी, ये एग्रीमेंट रहता है जेम्स बॉन्ड का। ओके, तो जो भी जेम्स बॉन्ड की फिल्में आप देखने को आपको मिलती हैं, तो ये आज से नहीं, बहुत पुराना चला आ रहा है। तो ये मतलब मूवी स्टूडियो यहाँ पर इसी यहीं पर ये काम करते थे एमजीएम। तो यहाँ पर इस तरीके से एक बड़ी यहाँ पर ना लाइब्रेरी मिल जाएगी अमेजोन को, अगर इसको खरीद लिया अभी। तो इनकी जो फिल्में हैं, जो इनके टीवी शोज हैं, उनकी बड़ी लाइब्रेरी मिल जाएगी। तो ये फिर उनको प्रसारण करेंगे इनका, जो इनका प्राइम वीडियो है, अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर, जिसके चलते इनका कॉम्बिनेशन काफी मतलब दे पाएंगे, जो यहाँ पर नेटफ्लिक्स है, डिज्नी प्लस है, इन सबको। तो यही दो बड़े राइवल है अभी अमेजोन प्राइम वीडियो के सामने। तो अच्छा खासा रकम जो है इन्वेस्ट कर दी गई है जेफ बेजोस के द्वारा। तो ये अमेजोन के यहाँ पर चेयरमैन है। ओके, तो ये डील का मतलब यही है कि जो टेलीविजन फोकस स्टूडियो है, इसके अलावा न्यू हिस्टोरिक फिल्म मेकिंग ऑफ फ्रॉम एमजीएम, जो भी यहाँ पर बनी है चीजें, तो उनका यहाँ पर जो है प्रसारण करना। जैसे यहाँ पर बात करें लुक्रेटिव सीरीज इंक्लूडिंग रॉकी एंड पिंक पैंथर। ओके, तो ये मतलब जब से ये शुरू हुए 1924 से, तब से कुछ ना कुछ सीरीज इनके पास स्टॉक पड़ा हुआ है। तो जैसे एक रैबिट करके था, तो वहां पर बग्स बनी करके, तो उनके भी काफी जो है कार्टून्स वगैरह आते थे। तो इन्हीं यहाँ पर प्रोडक्शन हाउस से वो बनकर यहाँ पर प्रसारित होते थे। तो मतलब काफी बड़ा नेटवर्क इनका रहा है, काफी चीजें इन्होंने बनाई हुई है ऑलरेडी हिस्ट्री में। तो अभी काफी फायदा रहने वाला है। तो यहाँ पर इनको मदद मिलेगी। तो यहाँ पर वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑनलाइन रिटेलर, तो यहाँ पर ये कोशिश करेंगे कंज्यूमर जो है इनके यहाँ पर जो प्राइम वीडियो वाला जो इनका जो सर्विसेज है उसको सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर जो एमजीएम है, तो यहाँ पर मेट्रो गोल्डविन मेयर इसका पूरा नाम है। तो यहाँ पर इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉपुलर टीवी शोज इसके हैं, फार्गो, विकिंग, शार्क टैंक। तो ये सभी के सभी यहाँ पर जो नीचे इसके कॉम्पिटिटर्स हैं, एचबीओ मैक्स हो गया, एप्पल आईएनसी, एप्पल टीवी प्लस हो गया, डिज्नी प्लस हो गया, ओके, नेटफ्लिक्स आईएनसी हो गया। तो ये सभी सभी यहाँ पर इसके राइवल्स हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी बहुत सारे भारतीय हैं जो देश छोड़कर वही बाहर की ओर जो है रवाना हो रहे हैं। तो अभी इस 50 साल एक यहाँ पर ओल्ड बिजनेसमैन है, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में रह रहे हैं। तो पिछले काफी डेकेड से रह रहे हैं दिल्ली में, लेकिन अभी प्लान कर रहे हैं कि वो भारत छोड़कर न्यूजीलैंड या कनाडा यहाँ पर सेटल हो जाए। क्यों? क्योंकि इनके कोई रिलेटिव थे जिनके यहाँ पर एक बच्चे की मृत्यु हो गई कोविड-19 के चलते। हालांकि पैसा काफी ज्यादा था, लेकिन इतना पैसा होने के बावजूद भी ये जान नहीं बचा पाए, क्योंकि प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज नहीं मिल पाई दिल्ली में। जैसे अभी देखो, ऑक्सीजन की शॉर्टेज रही, जिसके चलते काफी लोगों की मृत्यु हो गई। तो अभी उसी के चलते दूसरी फैमिली की बात कर रहे हैं, नोएडा से भी यहाँ पर एक फैमिली जो कतर के लिए जा रही। तो आशा यही है कि अगर दूसरे देश में जाएंगे तो वहां पर हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिल जाए फ्यूचर में।
तो इंडियंस ज्यादातर अनहैप्पी हैं जो पुअर मेडिकल फैसिलिटीज भारत में उपलब्ध हैं। यहाँ पर जो मेडिकल ऑक्सीजन की बात करें, हॉस्पिटल बेड्स की बात करें, और भी जो नेसेसरी मेडिसिन हैं, तो कोविड-19 के चलते वो मिल नहीं रही है, उसकी शॉर्टेज आ रही है। तो अभी जिसके चलते जो एमिग्रेशन, ओके, मतलब कि जो पलायन है, मतलब यहाँ से फॉरेन कंट्रीज की ओर, वो बढ़ता जा रहा है हम इंडियंस का। ओके, तो यहाँ पर, और यहाँ पर बात की, कंट्रीज दैट नीड लो इन्वेस्टमेंट आल्सो बीइंग लुक्ड एट। ओके, तो मतलब कि ऐसे देशों के ऊपर भी रुख कर रहे हैं जहाँ पर लो इन्वेस्टमेंट करके भी अगर इनको कुछ सिटीजनशिप मिल जाए तो वो भी बेहतर है इनके लिए। और यहाँ पर बात करें स्मॉलर नेशंस लाइक ऑस्ट्रिया, आयरलैंड, पुर्तगाल, माल्टा, साइप्रस एंड टर्की आल्सो बी कंसिडर। तो इन इन मुल्कों की और भी जो हमारे लोग हैं यहाँ पर फोकस कर रहे हैं कि यहाँ पर भी अगर सिटीजनशिप मिलती है तो यहाँ पर चले जाए। ओके, तो अभी ज्यादातर जो मिडिल इनकम ग्रुप है, तो यहाँ पर वही जो लोग हैं वो मतलब अपॉर्चुनिटीज की यहाँ पर तलाश कर रहे हैं कि बाहर जो है वो सेटल हो जाए। तो आशा यही है कि अच्छी मेडिकल फैसिलिटी वहां पर मिल जाएगी। तो आपको क्या लगता है कि ये सही है? कोरोना वायरस तो सब जगह फैला हुआ है, तो यहाँ पर सब जगह, चाहे डेवलप मुल्क है तो वहां पर भी जो है शॉर्टेज हो चुकी है मेडिकल फैसिलिटीज की। तो अगर ऐसे दूसरे देश में जाकर दोबारा से नए सिरे से शुरुआत करनी, क्या वो सही रहेगा? आप क्या सोचते हो? और अभी बात है उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर 20 लोगों को यहाँ पर कोविशील्ड और कोवैक्सीन का यहाँ पर मिक्स यहाँ पर उनको दे दिया गया है, मिक्स चढ़ा दिया गया है। तो पहली बार में जैसे फर्स्ट डोज में सपोज करो कोविशील्ड दे दी, दूसरी बार में कोवैक्सीन दे दी जब दूसरा डोज लगवाने के। तो ये इंसिडेंस हुआ है यहाँ पर, एक पीएचसी है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, एक गांव में, उत्तर प्रदेश का सिद्धार्थ नगर जिला है वहां पर। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जो चीफ मेडिकल ऑफिसर है, तो यहाँ पर उन्होंने देखा, पाया, तो यहाँ पर ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं। ओके, तो हालांकि वो जो है एक्शन लिया गया है जिन जिन लोगों की वजह से ये काम हुआ है। हालांकि कोई खराब इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला है जिनको अभी मिक्स चढ़ाया गया है। ओके, तो ये यहाँ पर बदनी करके यहाँ पर पीएचसी है, बदनी नाम का गांव है जहाँ पर ये चीज देखने को मिली है, रूरल सिद्धार्थ नगर में। तो यहाँ पर 2.23 लाख डोजेज जो है यहाँ पर अभी तक दी गई है। तो कुल आबादी यहाँ पर जिले की 28 लाख के आसपास है। तो राम सूरत एक यहाँ पर व्यक्ति का नाम है जिनको यहाँ पर गलत वैक्सीन चढ़ाई गई। तो उन्होंने यहाँ पर बताया है कि 1 अप्रैल को कोविशील्ड दी गई उनको, लेकिन दूसरी डोज जब ले लगवाने गए 14 मई को, तो यहाँ पर इनकी वैक्सीन हिस्ट्री को चेक किए बिना ही कोवैक्सीन चढ़ा दी गई। ओके, तो ये सिचुएशन है। देखो अभी जो फॉरेन कंट्रीज है, यूके की बात कर लें, और भी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो क्या कर रही हैं, वो डबल डोज दे रही हैं। मतलब कि अभी जो दो अलग अलग वेरिएंट है, एक का नाम कैंट वेरिएंट है जो यूके में यहाँ पर प्रचलित हुआ, एक वेरिएंट को हम इंडियन वेरिएंट का नाम देते हैं, तो वो भी काफी मुल्कों में अभी फैल चुका है, 53 कंट्रीज तक अभी वो भी अपना जो है पसार अपना कर चुका है। तो क्या कर रहे हैं कि वो भी एक ही टाइम में डबल डोज दे रहे हैं। ओके, वैक्सीन की पहले एक सिंगल डोज लगती थी, एक ही टाइम में डबल डोज, उससे यहाँ पर एफिशिएंसी ज्यादा देखने को मिल रही है। और दूसरा एक और चीज कर रहे हैं, मिक्स करके दे रहे हैं। जैसे दो वैक्सीन होगी, अगर यहाँ पर कोविशील्ड कोवैक्सीन है, दोनों को मिक्स करके एक डोज बनाकर यहाँ पर दे दी। तो इस तरीके से भी यहाँ पर ना उनको अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर भी अगर ये गलती से भी हुआ है तो मतलब कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं देखने को मिला। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी काम कर रही है कि कुछ पैकेजेस यहाँ पर दिए जाएं उन लोगों को लिए जिनके यहाँ पर सिर्फ अभी बच्चे ही बचे हैं, फैमिली जो है पूरी यहाँ पर, या फिर जो कमाने वाला है ना वो अभी चला गया है। तो यहाँ पर जो बच्चे हैं वो यतीम हो चुके हैं। ओके, तो अभी उसके ऊपर भारत सरकार यहाँ पर सोच रही है। तो कोविड 19 की सेकंड वेव के चलते काफी नुकसान हुआ है बहुत सारी फैमिलीज के, जो यहाँ पर अकेले अकेले कमाने वाले हैं वो चले गए, और अभी बच्चे जो है अनाथ हो गए। तो ये सिचुएशन बनी हुई है। तो यहाँ पर सेंटर प्लान कर रहा है दो की पैकेजेस की, मतलब ऐसे यहाँ पर जो डबल ब्लो है इनको यहाँ पर कंसीडर किया जाए। एक तो यहाँ पर जिनके इकलौते कोई कमाने वाले चले गए जिन फैमिलीज में, दूसरा यहाँ पर जो बच्चे यतीम हो गए, इन दोनों के ऊपर यहाँ पर फोकस करके भारत सरकार चल रही है, प्लानिंग कर रही है, कुछ यहाँ पर इनको बेनिफिट या पैकेज दिया जाए। तो यहाँ पर ये कोशिश कर रहे हैं कि लिवलीहुड आजीविका पैकेज टू हाउस होल्ड हु लॉस्ट देयर प्राइमरी ब्रेड विनर टू द वायरस। मतलब कि कुछ ऐसा पैकेज दिया जाएगा घर वालों को, मतलब कि आजीविका वगैरह चले, जिसके चलते पैसा उनके पास आए और उनका काम चलता रहे, जिनका कोई फैमिली मेंबर कमाने वाला चला गया। और दूसरा ये भी बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो डिस्कशंस हो रही हैं जो अलग अलग मंत्रालय हैं उनके तहत कि यहाँ पर एक जल्दी से जल्दी एक पैकेज बनाया जाए। मतलब कि एक अच्छा अगर पैकेज बनता है तो अच्छा इम्पैक्ट फैमिलीज के ऊपर देखने को मिल रहा है, जिसके ऊपर अभी फाइनेंशियल बर्डन बढ़ चुका है, तो उनको यहाँ पर जो है ईज मिल सकता है आने वाले समय में। तो फिर 577 यहाँ पर बात करें, नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु हैव लॉस्ट बोथ देयर पेरेंट्स इन सेकेंड वेव।
तो माता पिता दोनों चले गए। यहाँ पर 577 ऐसे चिल्ड्रन अभी पाए जा रहे हैं। तो अभी उनके ऊपर सरकार मंथन कर रही है। तो डिस्कशन के अंदर ये बात कर रहे हैं कि क्या क्या चीजें देंगे। तो प्लान कर रहे हैं फॉर ग्रांट्स ऑफ एजुकेशन, लिंकेजेस विद एग्जिस्टिंग स्कॉलरशिप स्कीम्स। ओके, इसके अलावा बात कर रहे हैं कैरियर गाइडेंस एंड इवन कोचिंग मॉड्यूल्स टू इंश्योर सच ए चाइल्ड इज प्रोफेशनली सेटल्ड। मतलब बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा हो जाए तो उस तरीके से सपोर्ट भारत सरकार करना चाह रही है। स्कॉलरशिप स्कीम अगर कोई भी एग्जिस्ट कर रही है तो उसमें मतलब उसमें यहाँ पर बच्चों को सपोर्ट मिले। इसके अलावा चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि उनको एक्टिवेट करने की बात कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो हैं, उनको भी यहाँ पर जो है अलर्ट किया गया है टू मोबिलाइज 10 लाख ग्रांट गिवन टू ईच डिस्ट्रिक्ट अंडर द इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम फॉर द नॉन इंस्टीट्यूशनल चाइल्ड के। मतलब जो इनको पहले से 10 लाख की ग्रांट मिली हुई है उनको अभी बांटो। जहां जहां पर भी यहाँ पर इस स्कीम के तहत, इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम के तहत आपको जो ग्रांट मिली है उसको बांटना शुरू करो, जहां जहां पर भी आपको लगता है ऐसे यतीम बच्चे पाए जा रहे हैं। तो ये बच्चे अगर इनको पढ़ाई मिल जाती है, ठीक है, अच्छी तरीके से डेवलप कर जाते हैं, तो अभी तो उनकी मेंटल सिचुएशन भी इतनी सही नहीं होगी। तो अभी इनको उभरने में समय लगेगा। तो ज्यादातर आपको यतीम खाने जो होते हैं वहां पर ये बच्चे मिलेंगे। सरकार भी यहाँ पर एफर्ट कर रही है, तो सोसाइटी का भी यहाँ पर कुछ ना कुछ जो है इम्पोर्टेंस बनती है कि वो भी आगे आए। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं अ, जो फार्म प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तो फार्म प्रोटेस्ट में जो यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन के जो लीडर है राकेश टिकैत, देखो ये जो राकेश टिकैत है ना, इनके जो पिताजी थे, तो इनकी भी अपने समय में लड़ाई रही है। तो मतलब इनकी जो फैमिली है ना, फार्मर्स प्रोटेस्ट के चलते, मतलब ये पहली बार ऐसा नहीं है कि पहली बार ही आए हैं। इनके पिताजी भी बहुत बड़े लीडर थे, फार्मर्स लीडर थे, जो अपने समय में यहाँ पर जो अपने समय की जो सरकारें थी उनके खिलाफ ये मोर्चा निकालते थे। ओके, तो आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अभी जो दिल्ली के आसपास के जो एरियाज में इन्होंने यहाँ पर अपना आंदोलन ये शुरू किया हुआ है, तो उसको अभी 6 महीने का समय बीत चुका है। ओके, तो अभी कल ही 26 मई को 6 महीने इनको कंप्लीट हुए हैं। तो इन्होंने कल का दिन जो है ब्लैक डे के तौर पर भी मनाया है। तो ये कह रहे हैं कि सन 2024 तक, जब तक ये नए इलेक्शन आएंगे केंद्र के, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो तब तक ये वहां पर ही रहेंगे, ये नहीं जाएंगे कहीं। ओके, तो इससे अभी ऐसा लग रहा है कि जो उत्तर प्रदेश में जो अभी अगले अगले साल 2022 में इलेक्शन होंगे, तो वहां पर इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आ सकता है, खासतौर पे जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है। ओके, तो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के एक यहाँ पर बहुत बड़े लीडर थे, अजीत सिंह करके। तो वो भी वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में ना ज्यादातर मांग करते रहे हैं कि इसको हरित प्रदेश बनाया जाए। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश से तोड़कर एक हरित प्रदेश के नाम से अलग प्रदेश बनाया जाए, क्योंकि ये जो पंजाब है, हरियाणा है और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, तो सिर्फ यही इतना इलाका है जहां पर आपको ना फर्टाइल जमीन मिलेगी। ज्यादा फर्टाइल जमीन है अगर बाकी की जमीन को ज्यादा कंपैरिजन करोगे तो। ओके, तो इसलिए यहाँ पर डिमांड उठती रही। तो अभी ये जो 3 फार्मर बिल्स है ना जिनके खिलाफ ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनका नाम आपको पता होना चाहिए। पहला है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। दूसरा है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020। और तीसरा है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2020। 2020 में ये तीनों बिल आए थे और तब से ही विद्रोह जो है ना अभी इनके खिलाफ चल रहा है। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो सीए फर्म है, मतलब कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जो फर्म्स होती हैं, तो यहाँ पर उनके द्वारा जो आरबीआई का अभी नए जो ऑडिट रूल्स है ना, तो उनको उनका स्वागत किया गया है। तो आईसीएआई करके हमारा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स है उनकी यहाँ पर एक केंद्रित बॉडी है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ओके, तो इन्होंने कहा है कि ये जो नए ऑडिट रूल्स आए हैं आरबीआई के, तो इससे ऑडिट क्वालिटी में काफी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो ये जो नए रूल्स आए हैं ये बैंकों के लिए आए हैं और जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है उनके लिए आए हैं। ओके, जो लेटेस्ट अभी इंप्लीमेंट की गई है आरबीआई के द्वारा, तो उसको कहा गया कि राइट डायरेक्शन में है। ओके, तो ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है, तो ये एक तरीके से एपेक्स बॉडी है। ओके, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका आंसर करें कमेंट बॉक्स में। और अभी आरबीआई ने 27 अप्रैल को ही ये सर्कुलर निकाला था, जो नए रूल्स, नए ऑडिट रूल्स है उसके रिगार्डिंग, जिसमें कहा गया कि जो ऑडिटर्स हैं अभी उनको मैंडेटरी कर दिया गया है कि वो रोटेट करेंगे हर 3 साल बाद। हर हर यहाँ पर 3 साल बाद उनकी रोटेशन होगी। ओके, मतलब ऐसा नहीं कि एक ही बार जो है एक ही बंदा लगा रहेगा एक ही कंपनी में। जैसे एक एनबीएफसी का दायरा आ गया, उसमें हो सकता है आगे फर्दर बहुत सारी यहाँ पर जो है फर्म्स हो
ओके, तो उसमें रोटेशन के बेसिस के ऊपर यहाँ पर जो ना ऑडिट होगा। एक ही बंदा हर साल नहीं ऑडिट करेगा। दूसरा यहाँ पर बात करें कि 6 साल का यहाँ पर कूलिंग ऑफ पीरियड होगा बिफोर द नेक्स्ट अपॉइंटमेंट। ओके, तो मतलब कि अगली, जैसे एक बंदा है ना, एक ऑडिटर आया, या आप कह लो कि एक सीए फर्म आई, चार्टर्ड अकाउंटेंट की फर्म आई, बहुत सारी फर्म्स होती हैं जो कि काम करती हैं ऑडिट करने का। तो ऑडिट का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझ लो। ऑडिट का मतलब होता है कि किसी भी कंपनी के पास कितना पैसा आया, ओके, उस पैसे का इस्तेमाल कहाँ किया गया, ओके, तो क्या कोई हेरा फेरी तो नहीं कहेगी, जिन इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ था कंपनी में, तो कंपनी ने कोई हेरा फेरी कर दी है। ओके, तो यहाँ पर इन सब चीजों को ना बकायदा रिकॉर्ड मांगा जाता है उस कंपनी का। ओके, तो फिर ऑडिट बैठता है, तो ऑडिट को भी काफी समय लगता है, इतनी जल्दी नहीं हो जाता है। तो उस समय ये सबसे बड़ा क्वेश्चन निकल कर आता है कि कहीं कंपनी वाले ऑडिटर को पैसा ना खिला दें। ओके, तो ये होता है, कंपनी वाले ऑडिटर को भी पैसा खिला देते हैं, तो वो रिपोर्ट जो बनाता है उन्हीं के पक्ष में बना देता है कि जो भी मैंने टैक्सेस देने थे मैंने वहां पर फ्रॉड कर दिया कंपनी ने। ओके, तो उससे मुझे बचाओ। ओके, जो मैंने डिविडेंड देना था इन्वेस्टर्स का वो मैंने नहीं दिया। ओके, तो जो प्रॉफिट था वो मैंने अपने पास रख लिया। ठीक है, तो अभी बात लीक नहीं होनी चाहिए, तो उससे मुझे बचाओ। तो ये सब चीजें, तो ये ऑडिटर का मतलब यही होता है कि एक तरीके से इन्वेस्टर्स भी ना विश्वास के नजरिए से देखते हैं। तो आरबीआई ये चाह रहा है कि इसमें और बढ़िया किया जाए। तो अभी कह रहे हैं कि 6 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड होगा। कहने का मतलब कि एक बार अगर किसी ऑडिट फर्म का ऑडिट ऑडिट कर लिया किसी फर्म ने, या फिर किसी ऑडिटर ने ऑडिट कर लिया, तो फिर यहाँ पर 6 साल बाद या यहाँ पर दोबारा इसको मौका मिलेगा उसी फर्म में जाने के लिए। ऐसा नहीं कि एक साल कर दिया अगले साल भी उसी को अपॉइंट कर दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर हर 3 साल बाद रोटेशन की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर 6 साल बाद नया यहाँ पर जो ना उसको नई जगह पर उसको अपॉइंटमेंट मिलेगी। तो उससे ये होगा कि जो लिंक बनते हैं ना कंपनीज के यहाँ पर किसी ऑडिटर के साथ, तो वो लगातार नहीं रहेंगे। हर बार नया नया कोई आएगा तो फिर यहाँ पर टफ हो जाएगा कंपनीज के लिए भी, मतलब हर कोई जो है रिश्वत नहीं लेता है। और इसके अलावा बात कर रहे हैं जो एनबीएफसीज हैं जिनके एसेट 15,000 करोड़ या इससे ज्यादा है, तो उनके यहाँ पर जो है ना जॉइंट ऑडिट्स होंगे। तो ये भी मैंडेटरी कर दिया है, मतलब ये मैंडेटरी है, ये करना ही पड़ेगा। तो जॉइंट ऑडिट का मतलब है कि यहाँ पर एक कोई फर्म नहीं बैठेगी चार्टर्ड अकाउंटेंट की फर्म, यहाँ पर दो फर्म होंगी। तो देखो 15,000 करोड़ का जिस कंपनी का एसेट है, बहुत बड़ा एसेट है, तो उसका ऑडिट सही तरीके से हो तो एक ही फर्म करे, तो वहां पर जरूरी नहीं है कि क्वालिटी है। तो इसलिए यहाँ पर जॉइंट ऑडिट, यहाँ पर दो अलग अलग फर्म्स जो है ना वो काम करेंगी। तो जब दो अलग अलग फर्म्स काम करेंगी जो एक दूसरे को जानती ही नहीं है, तो वहां पर भी क्वालिटी जो है आपको देखने को मिल सकती है। तो ये थोड़े से स्टेप्स जो है आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा चलाए जा रहे हैं कि अच्छा ऑडिट जो हमें देखने को मिले। तो जॉइंट ऑडिट जो है वो फ्रेश पर्सपेक्टिव जो है, जो नई फर्म से हमें देखने को मिलता है, जो नई फर्म यहाँ पर एंटर की है, और अच्छे तरीके से जो ना ऑडिट पार्टनर्स आपको मिलते हैं। तो जहां जहां पर भी जिसका एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज होता है, तो वहां पर वो काम करता है, फोकस करता है। तो यहाँ पर जिस तरीके के भी फ्रॉड निकल सकते हैं, तो यहाँ पर ज्यादा चांसेस रहते हैं इस तरीके से। और आगे यहाँ पर बात करें कि जो ऑडिट टेन्योर है उसकी, उसमें यहाँ पर रिडक्शन की गई है। दूसरा, लिमिट ऑन द नंबर ऑफ ऑडिट्स दैट ए फर्म कैन कंडक्ट इन द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर वो लीड टू कैपेसिटी बिल्डिंग इन द इंडस्ट्री। तो अभी कितनी बार जो है ऑडिट कर सकते हैं, तो उनमें जो नंबर्स है ना, तो उसको भी थोड़ा कम किया गया है। तो ये भी थोड़ा सा योगदान दिया गया है आरबीआई की तरफ से। तो ये देखो, यहाँ पर ब्लैक फंगस की बात कर रहे हैं कि नया चैलेंज उभरता हुआ नजर आ रहा है भारत के लोगों में। तो गुजरात जो है वो लीड कर रहा है ब्लैक फंगस के केसेस में अभी भी। तो इसका दूसरा नाम म्यूकर माइकोसिस करके नाम है इसका। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। तो यहाँ पर लगभग 12,000 के आसपास ब्लैक फंगस के केसेस जो है पूरे देश में हो चुके हैं अभी तक। ओके, तो यहाँ पर जो कोविड 19 पैंडेमिक है, तो उसके चलते ज्यादा नंबर जो है बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो हेल्थ केयर सेक्टर के ऊपर सामने एक नया चैलेंज जो है ना वो अभी सामने आ चुका है। तो अभी देखो, ये अलग अलग यहाँ पर नंबर्स हैं। गुजरात टॉप पर है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस, ओके, राजस्थान, कर्नाटका। तो ये देखो सब करके मतलब हर जगह पर कुछ ना कुछ ब्लैक फंगस के केस पाए जा रहे हैं। टोटल करके यहाँ पर 12,000 के आसपास अप्रोक्सीमेटली ये बात कर रहे हैं कि इतने केसेस जो है पूरे देश में हो चुके हैं अब तक। तो यहाँ पर जिसके जो ब्लैक फंगस है क्यों होता है, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अलग अलग तरीके से यहाँ पर ये बीमारी फैल रही है। तो ज्यादातर स्पाइक यहाँ पर जो है कोविड 19 के चलते यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो पहले से अगर कोई डायबिटीज वगैरह की बीमारी है, कोई स्टीरॉयड वगैरह अगर आप ले रहे हो, तो तब भी
उसमें भी आपको थोड़ा सा संभल कर चलना होगा। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। तो बात करें कि जो कोविड है, उसने यहाँ पर रेज किया है सीरम आयरन एंड डैमेजेस ऑलवेज बोथ हेल्प फंगस। ओके, तो यहाँ पर फंगस को बढ़ने में ये मदद कर रहा है। हाई एंड इनडिस्क्रिमिनेट स्टीरॉयड यूज टू ट्रीट कोविड। स्टीरॉयड रिड्यूसेस इम्यूनिटी, तो जब इम्यूनिटी कम होगी तब ये बीमारी ज्यादा फैलेगी। ओके, तो ये कुछ कंसर्न जो है आपको देखने होंगे, जो डायबिटीज के पेशेंट्स हैं उनको देख रहा होगा। ये सिम्टम्स हैं कुछ। ओके, तो यहाँ पर इन सिम्टम्स का ध्यान रखें। ट्रीटमेंट जो है इसके लिए यहाँ पर एम्फोटेरिसिन बी करके एक ड्रग है। ओके, तो यहाँ पर उसकी ट्रीटमेंट के लिए इसी ड्रग को यूज किया जा रहा है। अब इसकी शॉर्टेज देखने को मिली, लेकिन अभी भारत सरकार इसको इम्पोर्ट कर रही है बाहर से, या कोशिश कर रही है कि इसकी सप्लाई जो है उसमें शॉर्टेज ना हो, और जहां जहां पर जिसको जरूरत है जिस भी हॉस्पिटल में, वहां पर इसकी सप्लाई जो है वो कर दी जाए समय रहते। और अभी देखो बात कर रहे हैं मेहुल चौकसी की। ये पकड़े गए हैं डोमिनिका में। ओके, तो अभी देखो इनके ऊपर आरोप है, मतलब कि भगौड़े हैं, ये भारत से भाग गए। तो 13,500 करोड़ का फ्रॉड किया था इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक के साथ। ओके, तो पकड़े गए हैं ये डोमिनिका में। तो ये पहले यहाँ पर एंटीगा और यहाँ पर बरबुडा में था में थे। बाद में यहाँ पर उसके जो आसपास का जो एरिया था डोमिनिका, तो वहां पर चले गए, तो वहां पर अभी पकड़े गए। तो इंटरपोल ने एक येलो नोटिस जारी किया हुआ था इनके खिलाफ। तो यहाँ पर येलो नोटिस जो जारी किया जाता है ना, तो वो यहाँ पर होता है कोई बंदा मिसिंग है किसी देश का, तो इंटरपोल जो है वो यहाँ पर इंटरनेशनल पुलिस है। भारत उसका मेंबर है इंटरपोल का। तो अभी जब भारत यहाँ पर रिक्वेस्ट भेजता है, तो इंटरपोल फिर उस हिसाब से जिस देश में भी वो बंदा मिस होता है या चला जाता है, तो वहां पर उसी तरीके का नोटिस जारी करता है। तो अलग अलग तरह के नोटिस है यहाँ पर भी, उसके में मैं डिटेल में भी जाऊंगा। ओके, तो अभी पकड़े गए हैं। सन 2018 से जो ना उन्होंने यहाँ पर सिटीजनशिप ले ली थी। ओके, एंटीगुआ और यहाँ पर बरबुडा की। तो अभी आगे बात करते हैं। तो अगर इंटरपोल की बात करें तो इसके अभी कुल 194 मेंबर्स हैं। 2021 तक का जो अपडेट डाटा है वो यहाँ पर 194 मेंबर्स है इंटरपोल के। तो ये अलग अलग लोकेशंस हैं पूरी दुनिया की। यूएस भी इसका मेंबर है। ओके, तो जहां जहां पर भी आप सभी देश देखोगे। और इसके अलावा इसका पूरा नाम जो है वो है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो आमतौर पर इसको इंटरपोल बोलते हैं, तो इसका पूरा नाम भी याद रखें। तो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यहाँ पर वर्ल्ड वाइड पुलिस कॉपरेशन जो है ना, क्राइम कंट्रोल के यहाँ पर जो है प्रोवाइड करती है पूरी दुनिया को। इसका हेडक्वार्टर लियोन में फ्रांस में है। प्रेसिडेंट जो है किम जोंग यांग है। फाउंडर जो है वो है जोहानेस शोबर। और इसको बनाया गया था 1923 में वीना ऑस्ट्रिया में। ओके, तो वीना जो है वो ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। इसके अलावा जो कंट्रीज इसकी मेंबर नहीं है, तो उसका भी ध्यान रखें। क्वेश्चंस में प्रीलिम्स में ना यही यहाँ से ही गड़बड़ी कर दी जाती है। भूटान, किरीबाती, नॉर्थ कोरिया, माइक्रोनेशिया, पलाओ, समोआ, सैन मरीनो, सोलोमोन आइलैंड्स, ताइवान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तुवालू, वनूटू एंड वेटिकन। तो ये सभी देश जो है ये मेंबर नहीं है। तो भारत के जो आसपास के पड़ोसी मुल्क के भूटान की बात करें, तो भूटान इसका इंटरपोल का मेंबर नहीं है। तो ये देखिए, ये है अलग अलग यहाँ पर टाइप्स के नोटिस। ओके, तो आप देख सकते हैं। सबसे पहले बात करें रेड नोटिस की। तो यहाँ पर रेड नोटिस कब जारी किया जाता है? तो एक बात और, तो भारत की कौन सी एजेंसी है जो कि यहाँ पर इंटरपोल को यहाँ पर उसके लिंक में रहती है? तो एक ही एजेंसी जिसको ऑथराइज किया हुआ है भारत सरकार के द्वारा, जो इंटरपोल के साथ लिंक में रहती है। कल भी मैंने बताया था। तो आज उसी एजेंसी का नाम आप खुद बताएं क्या है उसका नाम। तो रेड नोटिस की बात करें तो यहाँ पर बात करें टू सीक द लोकेशन एंड अरेस्ट ऑफ वांटेड पर्संस विद ए व्यू टू एक्स्ट्राडिशन ऑफ सिमिलर लॉफुल एक्शन। तो यहाँ पर कोई भी बंदा मतलब चाहिए ही चाहिए, तो भारत देश छोड़कर वो चला गया है, तो उसके लिए यहाँ पर रेड नोटिस जारी किया जाता है। ब्लू नोटिस यहाँ पर जारी करते हैं टू कलेक्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट ए पर्सनस आइडेंटिटी, लोकेशन और एक्टिविटीज इन रिलेशन टू ए क्राइम। कोई भी बंदा है, सपोज करो लंदन चला गया भारत छोड़कर, तो वहां पर उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन जो है ना, अगर भारत सरकार को चाहिए, तो जो भारत सरकार की जो बॉडी है वो यहाँ पर इंटरनेशनल पुलिस के साथ, इंटरपोल के साथ टाइप करेगी। तो इंटरपोल यहाँ पर फिर यहाँ पर ब्लू नोटिस के तहत इंफॉर्मेशन जो है ना वो बताएगा। ग्रीन नोटिस में यहाँ पर बात करेंगे वार्निंग्स एंड इंटेलिजेंस अबाउट पर्संस हु हैव कमिटेड क्रिमिनल ऑफेंसेस एंड आर लाइकली टू रिपीट दीज क्राइम्स इन अदर कंट्रीज। मतलब जो भारत से निकल गए, जिस भी देश में गए हैं, तो वहां पर भी नुकसान कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर इंटरपोल ग्रीन नोटिस जारी कर देता है। सभी देशों के ये नोटिस चले जाते हैं। ओके, तो जब सभी देशों को नोटिस चले गए, तो फिर वो अपने देशों की पुलिस को सतर्क कर लेते हैं। ओके, तो इस तरीके से इंटरपोल का फायदा है। तो अलग अलग नोटिस जारी करता है पूरी दुनिया को। तो चाहे जो इनको इनपुट है किसी भी देश से आई हो,
तो अलर्ट ये सभी को कर देते हैं, जो जो भी इसके मेंबर कंट्रीज हैं। आगे अगर बात करें येलो नोटिस की, तो जिसके मैंने अभी बात करा, जो यहाँ पर मिसिंग पर्सन है किसी देश के, तो उनको लोकेट करने के लिए यहाँ पर ये वाला जो नोटिस है इसको जारी किया था, जो भी मेहुल चौकसी के लिए जो किया गया था। ब्लैक नोटिस यहाँ पर बात करती है टू सीक इंफॉर्मेशन ऑन अनआइडेंटिफाइड बॉडीज, जो यहाँ पर मृतक जो बॉडीज है ना, उनकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर पता करने के लिए ब्लैक नोटिस जारी किया जाता है कि किस देश का ये बंदा है, फोटो भेज दी जाती है, तो पता करने की कोशिश करते हैं। ऑरेंज नोटिस की बात करें तो यहाँ पर बात करें टू वार्न ऑफ एन इवेंट, ए पर्सन, एन ऑब्जेक्ट और ए प्रोसेस रिप्रेजेंटिंग ए सीरियस एंड इमिनेंट थ्रेट टू ए पब्लिक सेफ्टी। तो वार्निंग के तौर पर ये ऑरेंज नोटिस देते हैं कि कोई बंदा जो है, या फिर कोई ऑब्जेक्ट, कुछ भी हो सकता है, या फिर कोई इवेंट कहीं पर हो रहा है, तो वो यहाँ पर नुकसान कर सकता है आम पब्लिक जो है। सपोज करो कोई फंक्शन हो रहा है ऐसा, तो जहां पर कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो जाना है, तो यहाँ पर ऑरेंज नोटिस हो गया, तो यहाँ पर उन सभी देशों को दे दिया जाता है। पर्पल नोटिस में यहाँ पर बात कर रहे हैं टू सीक और प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन मोडस ऑपरेंडी, ऑब्जेक्ट्स, डिवाइसेस एंड कंसीलमेंट मेथड्स यूज्ड बाय क्रिमिनल्स। तो इस नोटिस का मतलब होता है कि जो भी बंदा या क्रिमिनल्स जो आमतौर पे होते हैं, जो भी ऐसे डिवाइसेस यूज करते हैं जिससे नुकसान कर सकते हैं लोगों का, मेथड यूज करते हैं जो नुकसान कर सकते हैं, ओके, ऑब्जेक्ट हो गया, कुछ भी हो गया, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए पर्पल नोटिस होता है। और आगे यहाँ पर बात करें इंटरपोल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल नोटिस, तो यहाँ पर ये इशू किया जाता है, इशूड फॉर ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स हु आर द टारगेट्स ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सैंक्शंस कमिटीज। ओके, तो यहाँ पर उनके लिए, यहाँ पर उन ग्रुप्स के लिए ये जारी किया जाता है जो टारगेट होते हैं, वो सभी इंडिविजुअल्स, ग्रुप के मेंबर्स जो यहाँ पर हुआ था टारगेट्स ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सैंक्शंस कमिटीज। ओके, तो ये थोड़ा ध्यान रखें। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 8 तरह के नोटिस होते हैं जो इंटरपोल जारी करता है। तो इनमें से किसी के भी रिगार्डिंग जो है ना क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। ब्लैक नोटिस के बारे में पूछ लेंगे, किसके बारे में, मैच द फॉलोइंग बना देंगे क्वेश्चन का। ओके, तो उसमें आप उसको मैच करना होगा कि कौन सी स्टेटमेंट किस वाले नोटिस के साथ मैच करती है, तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। तो ये देखिए, ये है यहाँ पर, ये साउथ अटलांटिक ओशियन या नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है, और ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में ही यहाँ पर देखो, यहाँ पर कैरिबियन सी के आसपास का एरिया है, जिनको कैरिबियन कंट्रीज भी हम बोलते हैं। तो यहाँ पर एरिया पड़ता है, ये देखो, ये दो आइलैंड्स हैं, एक हो गया एंटीगुआ एंड बारबुडा, जहां पर ये महल चौकसी अभी रह रहा था। ये दो आइलैंड्स हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो अभी ये चला गया ये वाला आइलैंड में, डोमिनिका, जिसकी कैपिटल यहाँ पर रोजो करके नाम है उसका, तो यहाँ से पकड़ा गया अभी। ओके, तो थोड़ा ध्यान रखें, ये जो कंट्रीज हैं कहाँ पर पड़ते हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। लोकेशन इसकी कैरेबियन सी के आसपास की है, और यहाँ पर नॉर्थ अटलांटिक ओशन में ये पड़ता है। और आगे हम बात करेंगे अमर्त्य सेन के बारे में। तो अमर्त्य सेन बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है भारत की, काफी नाम रोशन किया है भारत का। तो अभी अमर्त्य सेन को जो स्पेन का सबसे बड़ा अवार्ड है वो दिया जाएगा। तो इनकी जो सोशल साइंसेस में जो यहाँ पर जो इन्होंने काम किया है उसके रिगार्डिंग ये अवार्ड इनको दिया जाएगा। तो अमर्त्य सेन इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं, इनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। ओके, तो अभी इनको स्पेन का सबसे बड़ा अवार्ड मिलेगा, प्रिंसेस ऑफ अस्टूरियस अवार्ड। ओके, तो ये ध्यान रखें कौन से देश के द्वारा ये दिया जा रहा है, स्पेन के द्वारा दिया जा रहा है। ओके, तो सोशल साइंसेस कैटेगरी में जो भी इनकी उपलब्धता है, तो उसके रिगार्डिंग इनको अवार्ड दिया जाएगा बाय द स्पेनिश प्राइज फाउंडेशन। ओके, तो ये सेन जो है, इनकी उम्र जो है अभी 87 ईयर्स की हो चुकी है। तो ये 20 देशों में से यहाँ पर 41 कैंडिडेट्स है जिनमें से इनका जो है चुनाव किया गया है इस प्राइज के लिए। तो सोशल साइंसेस अवार्ड जो है अभी इनको दिया जाएगा। ये पूरा नाम इसका याद रखें। ओके, ये प्रिंसेस ऑफ एस्ट्रेस फाउंडेशन जो है ना, इसके द्वारा ये दिया जाएगा। तो ये क्या, इनका यहाँ पर जो रिसर्च है फैमिन्स के ऊपर, जो अकाल पड़ जाते हैं, भुखमरी पर फैल जाती है ना, तो उसके ऊपर जो रिसर्च है, और इनकी जो थ्योरी है ह्यूमन डेवलपमेंट की, तो इसके अलावा जो वेलफेयर इकोनॉमिक्स है, mechanisms of poverty have contributed to the fight against injustice, inequality, disease and ignorance। मतलब कि जो बराबरता नहीं होती है, सबको यहाँ पर एक जैसे तरीके से सब चीजें नहीं मिल पाती, जिस तरीके से गरीबी ज्यादा बढ़नी शुरू हो जाती है, बीमारियों के बारे में, तो यहाँ पर अज्ञानता के बारे में जो इन्होंने यहाँ पर खोजें की है ना, जो इनकी देन है रिसर्च में, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर इनको जो है सम्मानित किया जा रहा है।
तो इस अवार्ड में यहाँ पर एक स्कल्पचर होगा, एक मूर्ति होगी, जैसे कि नॉर्मल अवार्ड्स में आपको देखने को मिलती है, जैसे ऑस्कर अवार्ड में भी एक स्टैचू छोटा सा होता है। तो जॉन मीरो स्कल्पचर, यहाँ पर ये नाम है उस स्कल्पचर का। ओके, तो ये इनको दिया जाएगा। साथ में यहाँ पर एक डिप्लोमा, एक यहाँ पर सर्टिफिकेट इनको मिलेगा। साथ ही साथ कैश प्राइज जो है वो 50,000 यहाँ पर यूरो का इनको दिया जाएगा। तो स्पेन जो है यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, दूसरे यहाँ पर जो एक ही सिंगल करेंसी चलाते हैं, यूरो। ओके, तो ये ध्यान रखें। और आगे देखो, ये पिक्चर है अमर्त्य सेन साहब की। तो यहाँ पर अभी के लिए ये जो है ना, ये थॉमस डब्ल्यू लैमर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड फिलोसफी है एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो अमेरिका की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। 1630-35 के आसपास वो यूनिवर्सिटी शुरू हुई थी। और इसके साथ ही यहाँ पर पहले इन्होंने यहाँ पर ना ये ट्रिनिटी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में, ये वहां पर भी पढ़ा चुके हैं। तो नोबेल प्राइज इनको मिला था 1998 में इन इकोनॉमिक साइंसेस। ओके, तो इकोनॉमिक साइंसेस में इनको नोबेल प्राइज मिला था। और इनको भारत रत्न भी मिल चुका है 1999 में। तो जिन्होंने वेलफेयर इकोनॉमिक्स में जो काम किया है, लोगों की भलाई के लिए किस तरीके से वेलफेयर कर सकते हो, ओके, तो इस तरीके से ऊपर जो इनका काम है ना, तो वहां पर इनको जो है भारत रत्न दिया गया है। तो काफी कुछ ना ऐसी पर्सनैलिटी से सीखने को मिलता है, आपको इंस्पायर करेंगे ऐसी पर्सनैलिटीज। ये मतलब देखो, उम्र काफी हो चुकी है, 87 साल की उम्र हो चुकी है, लेकिन देखो उपलब्धियां कितनी है। तो वैसे ही बिल्कुल, अगर जैसे आप डॉक्टर मनमोहन सिंह का भी सीवी पढ़ोगे तो आपको देखो पता चलने को मिलेगा क्या उपलब्धियां हैं पूरी जिंदगी में, क्या क्या किन किन सेक्शंस में काम किया है। तो इसके अलावा बात करें, जो जर्मन पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स एसोसिएशन है, तो उन्होंने भी यहाँ पर अवार्ड इनको दिया है। 2020 में पीस प्राइज दिया गया, पीस प्राइज ऑफ द जर्मन बुक ट्रेड। ओके, फॉर हिज पार्टनरशिप स्कॉलरशिप एड्रेसिंग इश्यूज ऑफ ग्लोबल जस्टिस एंड कम्बैटिंग सोशल इनक्वालिटी इन एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। तो जर्मनी के द्वारा भी इनको अवार्ड जो है दिया जा चुका है सन 2020 में। आगे बढ़ते हैं, और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं डच कोड के बारे में। तो डच पीपल हम किनको बोलते हैं, जो लोग नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं। okay? तो डच कोड के द्वारा यहाँ पर जो शेल कंपनी है, शेल एक यहाँ पर काफी बड़ी कंपनी है, जो ऑयल और गैस के यहाँ पर मायने में काम करती है पूरी दुनिया में। तो भारत में भी यहाँ पर इनका अदारा काम करता है। तो अभी एक ऑर्डर जारी किया है कि जो एमिशन है कार्बन डाइऑक्साइड की, उसको यहाँ पर 45% के हिसाब से 2030 तक आप जो है कम करिए। ओके, विद रिस्पेक्ट टू लेवल ऑफ 2019। तो अभी 2019 में जितना यहाँ पर लेवल है ना एमिशन का, तो यहाँ पर 2030 तक 45% जो है उसके मुकाबले में कम होना चाहिए। तो ये यहाँ पर डच कोर्ट का कहना है, ऑर्डर जारी किया है। जो यहाँ पर शेल कंपनी है, शेल ग्रुप है इसको। ओके, तो यहाँ पर अभी काफी इसको लैंडमार्क डिसीजन कहा जा रहा है। तो अभी इससे पहले अगर शेल ग्रुप की बात करें, तो ये भी अपने इन्होंने खुद की यहाँ पर स्ट्रेटेजीज बनाई हुई थी, जिस तरीके से यहाँ पर क्लाइमेट चेंज के ऊपर ये काम कर रहे थे। और इन्होंने यहाँ पर टारगेट रखा हुआ था कि कार्बन इंटेंसिटी को, जो भी इतने इनके जो जितने भी प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वहां पर कार्बन को, उसकी इंटेंसिटी को कम करेंगे 6% बाय 2023। ओके, 20% बाय 2030, 45% बाय 2035 एंड 100% बाय 2050 फ्रॉम 2016 लेवल्स। मतलब 2016 में जो यहाँ पर पोल्यूशन का लेवल था, कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल था, उसके मुकाबले में ये बात कर रहे हैं। लेकिन कोर्ट 2019 के मुकाबले से यहाँ पर बात कर रही है। तो लेकिन यहाँ पर कोर्ट का ये कहना है कि जो ये शेल की अपनी जो क्लाइमेट पॉलिसी है ना, तो ये कोई कॉन्क्रीट नहीं है, मतलब मजबूती के तौर पर ये काम नहीं कर रही है। तो ये इसमें कंडीशंस बहुत ज्यादा है, तो इसलिए यहाँ पर ये इनफ नहीं है जो पॉलिसी शेल यहाँ पर खुद से बनाकर चल रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर डायरेक्शन, सीधा सीधा ऑर्डर जो है जारी कर दिया गया है शेल ग्रुप के लिए डच कोर्ट के द्वारा। तो अगर बात करें, पूरा नाम जो इसका है वो है रॉयल डच शेल। तो कॉमनली इसको शेल करके जो है लोग जानते हैं। एक ब्रिटिश डच मल्टीनेशनल ऑयल एंड गैस कंपनी है ये। तो इसका हेडक्वार्टर यहाँ पर हेग में है, नीदरलैंड में। काफी बड़ा शहर है हेग। हेग में और भी बहुत सारी यूएन की जो एंटाइटीज है, उनके ऑफिस है इधर। ओके, तो यहाँ पर यूके में ये काम करती है एज ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो आगे बढ़ते हैं अभी और डिस्कस करते हैं पहला एडिटोरियल। तो पहले एडिटोरियल में ऑथर यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो गोल्ड है ना, उसको ट्रेड करना, उसका व्यापार करना है एज ए इलेक्ट्रॉनिक रेसिप्ट। सो दिस वुड बी ए वेलकम न्यू एसेट क्लास। तो जैसे देखो, कोई भी जैसे आप शेयर खरीदते हो, ठीक है, शेयर खरीद लिया तो शेयर आपके पास एक रिसिप्ट आ गई।
वो इलेक्ट्रॉनिक रिसिप्ट नहीं है, लेकिन एक सिंपल कागज की रिसिप्ट आ गई। लेकिन उस शेयर को जब भी आपका दिल करे तो उसको आप जो है, अगर कोई कंडीशंस नहीं है तो आप जो है उसको शेयर्स को देकर उसका जो है पैसा निकाल सकते हो। मतलब शेयर्स की कुछ ना कुछ वैल्यू रहती है कि इस एक शेयर की इतने रुपीस की वैल्यू है, ठीक है। आपके पास कुल मिलाकर के 100 शेयर है, तो आप जो अपने हिसाब से देख लेते हैं कि मेरी कितनी यहाँ पर वैल्यू के शेयर्स मेरे पास है। तो वैल्यू की फॉर्म में जब आप चाहें तो उसको आप कन्वर्ट करवा देते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर ना गोल्ड को एज इलेक्ट्रॉनिक रिसिप्ट के तौर पर ये यहाँ पर चलाने की बात कर रहे हैं। ओके, तो कितनी अमाउंट का गोल्ड किसी के पास रिजर्व पड़ा है तो उसके प्रति उसको एक इलेक्ट्रॉनिक रिसिप्ट जारी कर दी जाए, और जब भी उसका मन करे तो उसी रिसिप्ट को दिखाकर उसको जो गोल्ड है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, पूरी कैपिटल मार्केट को यही रेगुलेट करके चलता है। तो इन्होंने यहाँ पर एक कंसल्टेशन पेपर निकाला है ऑन द फ्रेमवर्क ऑफ ए नेशनल गोल्ड एक्सचेंज। तो जैसे भी देखो, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आपको देखने को मिलेगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आपको देखने को मिलेगा। इन दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस के अपने अपने इंडेक्सेस हैं, जिन इंडेक्सेस के तहत अलग अलग कंपनीज अपने आप को रजिस्टर करती हैं और मार्केट से पैसा उठाती है, व्यापार चलता है, लोगों को, इन्वेस्टर्स को फायदा होता है, नुकसान होता है, सब कुछ चलता है यहाँ पर। तो इसी के चलते यहाँ पर नेशनल गोल्ड एक्सचेंज खोलने की यहाँ पर बात की जा रही है सेबी के द्वारा। तो अगर बात करें गोल्ड के रिगार्डिंग, सोने के रिगार्डिंग, तो उसमें कोई डाउट नहीं है कि भारत में बहुत बड़े यहाँ पर इसके कंज्यूमर हैं। ओके, तो जो कि 800 से 900 टन जो सोना है उसका उसका ऑर्डर करते हैं हर साल। ओके, तो इतनी डिमांड यहाँ पर भारत में गोल्ड की रहती है। तो हमारे पास बहुत बड़े पैमाने पर होल्डिंग्स भी हैं, रिजर्व बैंक के पास भी यहाँ पर अच्छी खासी होल्डिंग जो है, पर्याप्त सोना काफी मात्रा में पड़ा भी हुआ है। तो इसके अलावा यहाँ पर बात करें, येट इंडिया इज ए पैसिव प्राइस टेकर इन द ग्लोबल गोल्ड मार्केट्स विद अ प्रीशियस लिटिल प्राइस सेटिंग इन्फ्लुएंस। अच्छा खासा मतलब ना इनको मुनाफा मिल जाता है प्राइस टेकरों की। तो भारत की अगर हम बात करें सही तरीके से, अगर यहाँ पर पूरे वर्ल्ड की मार्केट की बात करें, गोल्ड मार्केट की बात करें, ओके, तो यहाँ पर बेशक बेशक यहाँ पर थोड़ा बहुत भी यहाँ पर इन्फ्लुएंस रहता है, तो थोड़ा बहुत रहता है कुछ ना कुछ तरीके से भारतीयों का। तो अभी इसी पूरे इकोसिस्टम को रिवैम्प करने की बात करें कि और दुरुस्त करें, जिससे कि थोड़ा और फायदा जो है हमारी डोमेस्टिक ट्रेडिंग में मिल जाए लोगों को, जब भी वो सोने के रूप में व्यापार करें आपस में। तो ऐसा इकोसिस्टम डेवलप किया जाए आम लोगों के लिए। तो यहाँ पर जो फिजिकली डिलीवरी जो है ना येलो मेटल की, वो आसान हो जाए, और थोड़ा ट्रेड भी, थोड़ा सा उसका डिजाइन चेंज किया जाए। तो आइडिया यहाँ पर अभी वही है, टू ब्रिंग अबाउट एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट स्पॉट प्राइस डिस्कवरी। ओके, तो एफिशिएंट और यहाँ पर ट्रांसपेरेंट, मतलब कि जो भी खरीदेगा सोना या बेचेगा, दोनों के प्रति यहाँ पर जो प्राइस होगा ना, उसके उसके प्रति यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी होगी। तो यहाँ पर और उसी प्राइस के ऊपर हिसाब से यहाँ पर डिलीवरी हो जाए, तो ये इस तरीके का यहाँ पर बेनिफिट पहुंचाना जा रहे हैं। तो हैव ड्यू अश्योरेंस ऑफ गोल्ड क्वालिटी, अच्छा गोल्ड की यहाँ पर क्वालिटी मिले, इंड्यूस ग्रेटर इंटीग्रेशन विद फाइनेंशियल मार्केट एंड लीड टू इंक्रीज रिसाइकलिंग ऑफ गोल्ड नेशनली। ओके, तो यहाँ पर अच्छे तरीके से रिसाइकलिंग भी उसकी बढ़े पूरे देश के स्तर पर, फाइनेंशियल मार्केट्स के साथ भी यहाँ पर उसको इंटरलिंक करें गोल्ड को अच्छे तरीके से, तो काफी फायदा रहने वाला है। जैसे अभी देखो, जैसे एनबीएफसी है, एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, मुथूट फाइनेंस करके। तो वो क्या करती है, वो गोल्ड के ऊपर ही आपको लोन देती है ज्यादातर, कि अपना सोना मुझे दे दो, और उसके प्रति में जितने भी वैल्यू का सोना होगा वो उसका प्रति आपको पैसे मिल जाएंगे, और जब आप पैसे चुका दोगे और तब आपको आपका सोना जो है वापस मिल जाएगा। तो इस तरीके से ऐसी मार्केट बढ़े, पूरे देश में बढ़े। तो इसमें यहाँ पर एक इनोवेटिव मार्केट डिजाइन की बात की गई, जो यहाँ पर पेपर निकाला गया है सेबी के द्वारा। तो यहाँ पर बात करें कि सही तरीके से यहाँ पर फाइनेंशियलाइजेशन करें गोल्ड की। ओके, तो यहाँ पर एक फॉर्म बनाया गया जिसको यहाँ पर कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट, ईजीआर करके यहाँ पर बात करें। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट जो है वो जारी की जाए, कितना सोना किसके पास पड़ा है, तो उसके प्रति अगर एक स्टॉक एक्सचेंज बनता है गोल्ड रिजर्व का, गोल्ड एक्सचेंज का, यहाँ पर कितने बड़े पैमाने पर सोना यहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ है, उसकी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट जो है वो उनको मिल जाए। ओके, तो विद कंप्लीट विद वॉल्ट मैनेजर्स। ओके, इसके अलावा डिपॉजिटरीज कितनी है फॉर ईजीआर, तो इसकी पूरी यहाँ पर डिटेल रहेगी। स्टॉक एक्सचेंजेस की बात करें, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन की बात करें, इंडिपेंडेंट बोर्ड, यहाँ पर जो एसेट्स होते हैं जो गोल्ड को परख रहे हैं, तो सबकी बात करें तो सबका यहाँ पर जो है ना, सबको इन्वॉल्व करके चलेंगे। तो जब भी सोने की, इस गोल्ड की जब भी मार्केट चलती है, तो हर एक चीज इंडिविजुअल, चाहे यहाँ पर जो सोने को सोने से जो ज्वेलरी तैयार करता है, तो सबके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है इस पूरी चेन का। तो उसी हिसाब से यहाँ पर वैल्यूएशन के ऊपर भी इम्पैक्ट, प्राइस के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर बात करें कि जब भी यहाँ पर टैक्स डिजाइन की बात करें कि यहाँ पर टैक्स कैसे लगाना है,
तो ज्यादातर यहाँ पर पैसे तभी बढ़ते हैं, कॉस्ट तभी बढ़ती है किसी चीज की, जब यहाँ पर किसी के ऊपर टैक्स लगे। तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर कोई क्लियर कट यहाँ पर बात नहीं की गई है इस पेपर के द्वारा कि टैक्स का डिजाइन क्या रहेगा अगर यहाँ पर ऐसा ईजीआर आप निकालते भी हो। तो यहाँ पर बात करें कि ये कुछ ज्यादा फर्क नहीं है जो यहाँ पर बाकी कमोडिटीज का हम जो ट्रेड करते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस में, तो यहाँ पर जो दूसरे और हमें वेयर हाउस रिसिप्ट मिलती है तो उसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। ओके, तो यहाँ पर जैसे आप नॉर्मल कमोडिटी का ट्रेड करते हो तो वहां पर भी आपको रिसिप्ट मिलती है, कागज की रिसिप्ट मिलती है। ओके, जिसको आप देख के जो है आपका जो है पैसे आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पर उसी जीएसटी के टर्म में यहाँ पर बात करें, मे बी एप्लीकेबल ऑन कन्वर्जन ऑफ ईजीआर टू फिजिकल गोल्ड, सो देयर मे बी इश्यूज व्हेन इट कम्स टू लेवे टू स्टेट जीएसटी। ओके, तो यहाँ पर बात करें कि एक और आप जीएसटी लगा दोगे। ओके, तो जब भी यहाँ पर कन्वर्जन होगा ईजीआर का फिजिकल गोल्ड में, मतलब कि किसी ने कहा कि अभी मुझे ये मेरी रिसिप्ट है, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट है, अभी ये ले लो और उसके मुकाबले में मुझे मेरा जो फिजिकल गोल्ड है मुझे वापस कर दो। ओके, तो उस समय यहाँ पर इश्यूज निकल कर आ सकते हैं जब आप जीएसटी लगाओगे, खासतौर पे अगर स्टेट जीएसटी की बात करें। ओके, तो दूसरी ओर यहाँ पर हो सकता है कि आईजीएसटी के भी यहाँ पर गाड़ी कुछ ना कुछ यहाँ पर इश्यूज निकले। जैसे यहाँ पर बात करें, आईजीएसटी अलोन शैल बी एप्लीकेबल एट द टाइम ऑफ विड्रॉल ऑफ गोल्ड फ्रॉम द वॉल्स, मतलब जहां पर भी आपने गोल्ड जमा करवाया, जो आपको ईसीआर मिली है, ईजीआर मिला है, तो उस समय आईजीएसटी जो है ना अकेले अगर उसको आप इंप्लीमेंट करते हैं तो वो ज्यादा सही रहेगा, ये बात यहाँ पर कह रहे हैं। ओके, तो बकायदा जो जीएसटी है उसके अलावा यहाँ पर बात की जाती है, आईजीएसटी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी। ओके, तो आगे यहाँ पर बात करें, वेयर डज दिस कन्वर्जन कम फ्रॉम, ये कन्वर्जन आएगी कहाँ से? सो ए फी फॉर स्टोरिंग द गोल्ड। ओके, तो मतलब कि अगर किसी ने आपका गोल्ड स्टोर करके रखा है तो उसके रिगार्डिंग जो फीस अपनी मांग रहा है। ओके, तो यहाँ पर जो भी होगा कि जितना किलोग्राम अपने अपना जो गोल्ड है उसको किसी वॉल्ट पे यहाँ पर रखा है, तो यहाँ पर जो भी फीस ली जाएगी प्रति किलोग्राम के हिसाब से, तो जितनी भी फीस बनेगी, तो यहाँ पर अगर उस फीस के ऊपर आप जीएसटी लगाते हो तो वो यहाँ पर कह रहे हैं कि वो बात समझ आती है। तो ठीक है ये बात, तो लेकिन यहाँ पर फिर भी बात कर रहे हैं कि देर इज नो नीड टू स्पिन स्पीरियस सर्विसेज आउट ऑफ थिन एयर, मतलब कि ऐसी कोई काम नहीं करना है कि मतलब कि नकली सर्विसेज आप प्रोवाइड कर दे जिसका कोई आने वाले समय में कोई फिजिबिलिटी ही नजर ना आए, तो इस चीजों से हमें बचकर चलना है। तो सिमिलरली यहाँ पर बात करें सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स की, जो कि ईजीआर के ऊपर अगर आप लगाते हो तो ट्रेडिंग जो है ना यहाँ पर गोल्ड की, उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, जैसे ये गोल्ड यहाँ पर किसी के पास, किसी के यहाँ पर पास पड़ा हुआ था आपका गोल्ड, उसके प्रति आपको ईजीआर मिला हुआ था, तो अभी उसका कन्वर्जन हो रहा है गोल्ड का, फिजिकल गोल्ड आपको वापस मिल रहा है, ट्रांजैक्शन हो रहा है, आपकी सिक्योरिटीज जो है आपको ट्रांजैक्शन की जा रही है। तो यहाँ पर इस तरीके से अगर ऐसा टैक्स लगाया जाएगा ना ट्रांजैक्शन के ऊपर भी, तो ट्रेड के ऊपर यहाँ पर नुकसान ही होगा। तो लोग कहेंगे देखो अगर मैंने कहीं पर अपना गोल्ड रखा है, तो मैंने जब गोल्ड लेने गया मुझे ट्रांजैक्शन की जा रही है, तो तब भी अगर मुझे यहाँ पर सरकार को टैक्स देना पड़ रहा है, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा जरा टफ हो जाएगा, ट्रेड नहीं करेंगे लोग। फिर लोग फिर घर पे ही रखेंगे अपना सोना, तो देखेंगे जब यहाँ पर प्राइस राइज होगा तभी फिर उसको इंटरनेशनल मार्केट में या अपनी मार्केट में उतारेंगे और उसके प्रति जितना पैसा मिलेगा वो ले लेंगे। तो अगर आप बाकायदा अगर ट्रेड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर टैक्सेस के ऊपर फोकस करके चले, इसको कम से कम रखें, तभी अच्छे तरीके से आप ट्रेड को फैसिलिटेट कर पाओगे, अगर यहाँ पर आप नेशनल गोल्ड एक्सचेंज आप खोलना भी चाह रहे हैं तो। और आगे यहाँ पर बात करें कि 2018 से, अक्टूबर 2018 से लेके अब तक सेबी जो है ना वो भी चाह रहा है ये जो यूनिवर्सल एक्सचेंजेस का जो कंसेप्ट है इसको यहाँ पर आगे प्रमोट किया जाए। तो यहाँ पर स्टॉक मार्केट्स में ट्रेड हो इक्विटीज के फॉर्म में भी और कमोडिटीज के फॉर्म में भी। जैसे अभी गोल्ड की बात करें तो कमोडिटी के रूप में भी यहाँ पर हो रहा है, इक्विटी मतलब यहाँ पर जैसे आप शेयर खरीदते हो, ओके, या फिर और कोई भी अगर कन्वर्टेबल डेरिवेटिव आप खरीदते हो, तो इसके फॉर्म में भी अगर आप ट्रेड करना चाह रहे हो तो ये सब चीजों के लिए यहाँ पर सेबी चाह रहा है कि इसको प्रमोट किया जाए और रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से हम यूटिलाइज कर सकें। तो यहाँ पर एक सेंस बनती है, अगर यहाँ पर ईजीआर, ओके, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट के तौर पर अगर ट्रेड हम करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, ठीक है, तो वहां पर भी हम शुरुआत कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो नई एसेट क्लास ये निकाल कर लेकर आ रहे हैं ईजीआर के फॉर्म में, ओके, तो जो एग्जिस्टिंग ट्रेड सेगमेंट है, ट्रेडिंग सेगमेंट, तो उसमें भी हम जो है उसका इस्तेमाल करके आगे प्रमोट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो नॉर्म्स यहाँ पर बनाए गए हैं वॉल्ट मैनेजर्स के लिए, जहाँ पर गोल्ड रखा जाएगा आपका, तो वहां पर जो यहाँ पर नॉर्म्स रखे हुए कि मिनिमम यहाँ पर नेटवर्थ जो है 50 करोड़ रुपए की होनी चाहिए उस यहाँ पर वॉल्ट मैनेजर की, तो वो भी यहाँ पर अच्छा एक यहाँ पर स्टेप है यहाँ पर जो है आरबीआई के द्वारा, सॉरी सेबी के द्वारा। और ईजीआर जो है इसको वेलकम कर रहे हैं एक नए एसेट, इन्वेस्टमेंट एसेट के तौर पर, कि फ्यूचर में अगर ऐसे गोल्ड एक्सचेंज अलग से बनता है
और लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं गोल्ड में, उनको ईजीआर मिलता है। तो जब यहाँ पर प्राइस राइज उनको देखने को मिलता है तो उस समय जो है अपने जो एसेट्स का उसको निकाल सकते हैं, फिजिकल फॉर्म में जो है अवेल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हर एक बार ना सेबी कुछ ना कुछ नया सोचने की यहाँ पर करता है और यहाँ पर इम्प्लीमेंट भी करता है, जिस तरीके से ट्रेड को और फैसिलिटेट किया जा सके। और आगे बात करेंगे दूसरे एडिटोरियल में की बात करेंगे कि जो एज ओल्ड जो कस्टम जो बना हुआ ना हमारे जो भारत में विवाह के रिगार्डिंग, उसको थोड़ा एक्सपैंड करने की बात कर रहे हैं। तो अभी ये रिस्पॉन्ड कर रहे हैं टू ए सूट पेटिशंस टू लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज। ओके, तो एक ही सेक्स में मतलब जो कि जो है मैरिज हो जाए, तो अभी उसको लीगलाइज करने के लिए पिटीशंस यहाँ पर चल रही हैं दिल्ली हाई कोर्ट में। तो जिन्होंने कि इस याचिका को फिलहाल अभी अर्जन किया हुआ है, रोका हुआ है, क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने कहा है कि अभी हमें हमारे पास समय नहीं है कि हम इन मुद्दों के ऊपर कोर्ट में आकर जो है जवाबदेही हम करें। इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दों के ऊपर हम जो है अभी बिजी हैं। तो ये सरकार का कहना है। तो अभी ये ज्यादातर जो कोविड मिटिगेशन है, कोविड को कैसे रोका जाए, तो ये ज्यादा सेंसिटिव इशू अभी निकला बनकर आगे सबके सामने। सरकार भी यही कह रही है कि हम पहले अभी इसके ऊपर फोकस करेंगे, तब तक के लिए यहाँ पर जो स्टे लग गया है इस यहाँ पर केस के ऊपर। ओके, तो बहुत सारी पिटीशन जो है अभी फाइल की हुई है, लेकिन भारत सरकार इसके हक में नहीं है कि यहाँ पर सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज किया जाए। ओके, कि लड़का लड़के से शादी कर ले, लड़की लड़की से शादी कर ले, तो ये हमारे कस्टम्स को ये शोभा नहीं देता। तो भारत सरकार इस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है। और आगे यहाँ पर बात करें स्टेटर, तो यहाँ पर बात कही गई नो बॉडी इज डाइंग बिकॉज दे डोंट हैव ए मैरिज सर्टिफिकेट। तो कोई मर नहीं रहा क्योंकि किसी के पास मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है। तो जितने भी ये जो सेम सेक्स मैरिज वाले जितने केसेस हुए हैं ना, उसके रिगार्डिंग ये बात कर रहे हैं। मैरिज सर्टिफिकेट भी यहाँ पर एक जो ना एक तरीके से प्रमाण होता है कि आपकी शादी हुई है। आपके फैमिली मेंबर्स का साथ में यहाँ पर ना फोटो होता है, साइन होता है, फिर जाकर जो अथॉरिटीज है तो वो आपको मैरिज सर्टिफिकेट जो इशू करती है, जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज होती है, सब कुछ पहचान करके फिर मिलता है। तो जो यहाँ पर कानून कहेगा, ठीक है, तो उसी के हिसाब से हमारी अथॉरिटीज काम करेंगी। यहाँ पर अगर सेम सेक्स मैरिज के रिगार्डिंग कुछ कानून अभी नहीं है कि ऐसी कोई मैरिज हो भी सकती है, तो फिर मैरिज सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा। ओके, तो इसी यहाँ पर स्टेटमेंट के चलते भारत सरकार थोड़ा पीछे हट रही है अभी। ओके, तो अभी मैरिज सर्टिफिकेट तो किसी के पास है नहीं, तो अभी सिर्फ पिटीशंस लगी हुई हैं इन लोगों के द्वारा। और आगे यहाँ पर बात करें कि फरवरी महीने की बात कर रहे हैं कि सेंटर ने अपोज किया सेम सेक्स मैरिज को, ये गलत है। तो यहाँ पर कहा कि हमारे यहाँ पर बहुत पुराने समय से जो पुराने कस्टम चलते आ रहे हैं, जो कल्चरल इथोस चलती आ रही, जो परंपराएं चलती आ रही, क्योंकि जो सोसाइटल वैल्यूज है, ठीक है, तो उसके चलते ये हमें माननीय नहीं है कि सेम सेक्स मैरिज को, जैसे कि बाहर के मुल्कों में ये काफी मतलब इसका ट्रेंड देखने को मिल रहा है, तो भारत में हम इसको जो है एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं इस चीज को। ओके, तो आगे यहाँ पर बात करें कि जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो यहाँ पर स्क्रैप किया गया सेक्शन 377 ऑफ आईपीएससी आईपीसी, तो इंडियन पिनल कोड इसको बोलते हैं आईपीसी, इन 2018, सो डीक्रिमिनलाइज ए पर्टिकुलर ह्यूमन बिहेवियर। तो यहाँ पर एक ह्यूमन बिहेवियर को डीक्रिमिनलाइज करने की बात कही गई। तो ये भी यहाँ पर कहा गया उस समय फरवरी महीने सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जब उन्होंने अपोज किया सेम सेक्स मैरिज के खिलाफ। तो अगर हम बात करें इस सेक्शन 377 की आईपीसी के, तो ये कहता है कि सीधे सीधे यहाँ पर कोई भी जो है ना अननेचुरल चीज आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कोई भी चीज अननेचुरल उसका एक्ट आप करते हो तो उसके चलते फाइन होगा, 10 साल तक की यहाँ पर सजा होगी। तो यहाँ पर कोई भी, जैसे हम मैन की वोमेन की बात करें, ठीक है, दूसरे यहाँ पर जो मैन है वोमेन या फिर जो कोई भी एनिमल तक है ना, तो ये भी लिखा हुआ है उसके साथ अगर कोई इंटरकोर्स होता है तो मतलब अननेचुरल वो चीज नहीं होनी चाहिए। जिसके चलते यहाँ पर जो ये सेम सेक्स मैरिज है, तो इसको भी यहाँ पर लिया गया सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी के तहत, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। ओके, तो यहाँ पर कहा कि जो ह्यूमन बिहेवियर है उसके बिना पर ये मतलब बात चलेगी। ओके, तो यहाँ पर जो चीज यहाँ पर ऑलरेडी लिखी हुई थी इसको यहाँ पर एक साइड पे कर दिया। ओके, तो यहाँ पर जो ऑथर है ना, ये अपनी बात रख रहे हैं कि जो ह्यूमन कंडक्ट है वो यहाँ पर उसके ऊपर क्वेश्चन है, और दूसरा यहाँ पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ओके, तो उसकी जो सेंसिटिविटी है ना, तो उसके हिसाब से इसको काम नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए ये नहीं बताना है कि मतलब हमारे पुराने इश्यूज हैं, जब हमारे जो पुराना कस्टम है तो हम उसको नहीं तोड़ सकते। तो यहाँ पर सबसे जो बेस्ट तरीका तो यहाँ पर वही है, कानून के साथ स्टिक रहो। कानून ये कहता है कि ये सब चीजें अननेचुरल हैं, तो इसको ऐसे अवेल आगे जो है अगर कोई भी ऐसा इंसिडेंट करता है, इंटरकोर्स करता है,
तो उसके चलते यहाँ पर फाइन भी हो सकता है, 10 साल तक की यहाँ पर सजा भी हो सकती है। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो मैरिज होती है ना, तो वो यहाँ पर बेस होती है बहुत सारी सोसाइटल वैल्यूज के ऊपर, जो सामाजिक जो कदरें कीमतें होती हैं ना, उसके हिसाब से यहाँ पर जो है हर एक फैमिली उन्हीं को फॉलो करके आगे बढ़ती रहती है। तो ऑथर यहाँ पर कह रहे हैं कि इसका दायरा बढ़ाइए, तो यहाँ पर जितने भी इंडियन अडल्ट हैं सबको शामिल करें। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पर हेट्रोसेक्सुअल्स ही हो, मतलब कि जो नॉर्मल एक यहाँ पर मैन और वोमेन का यहाँ पर एक यहाँ पर कपल बनता है, तो सिर्फ उनको अलावा जो यहाँ पर कपल्स और बन रहे हैं, जैसे अभी सेम सेक्स यहाँ पर कपल्स की बात करें तो यहाँ पर उससे बढ़कर यहाँ पर बनने की बात कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकल लेवल पे ये कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम स्पाउसेस की भी बात करें ना, तो हालांकि वो पार्टनर्स होते हैं। जैसे हम वाइफ की बात करें तो स्पाउस उनके लिए हम यहाँ पर शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो पार्टनर्स है, लेकिन फिर भी मतलब रिलेशनशिप जो है ना, मतलब कि उस हिसाब से यहाँ पर नहीं बन पाती है। ओके, तो यहाँ पर जो पर्टिकुलर ह्यूमन बिहेवियर होता है उस हिसाब से यहाँ पर जो है आगे बात नहीं बन पाती है। तो मतलब बहुत सारे ऐसे जो हक होते हैं जो कि यहाँ पर नहीं मिलते हैं उनको। जैसे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि मौजूदा जो सिचुएशन चल रही है, तो यहाँ पर तो जो हमारा आर्टिकल 14 है, इक्वालिटी एंड इक्वल प्रोटेक्शन, तो इससे भी यहाँ पर जो है प्रोटेक्शन नहीं मिलती है। ओके, तो यहाँ पर अगर आर्टिकल 15 की बात करें, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, तो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए रेस के हिसाब से, ओके, सेक्स के हिसाब से, कि लड़का है लड़की है, तो ये सब कुछ होता है अभी भी। और आर्टिकल 19 की बात करें, जो इंडिविजुअल राइट्स है उनका यहाँ पर हक मिलना चाहिए सबको। आर्टिकल 21 की बात करें, पर्सनल लिबर्टी, ओके, तो ये सभी यहाँ पर बातें की जा रही है फंडामेंटल राइट्स की, जो हमारा भारतीय संविधान देता है पार्ट नंबर 3 के तहत। ओके, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो आर्टिकल 12 से शुरू होते हैं, आर्टिकल 35 तक जाते हैं। तो जो यहाँ पर बात कही जा रही है ना, ऑथर के द्वारा यही कह रहे हैं कि कानूनों को एक्सपैंड करो। तो यहाँ पर जिस तरीके से आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, तो यहाँ पर जेंडर के लिए यहाँ पर रिस्पेक्टिव ना बनो, तो यहाँ पर उसके रिस्पेक्टिव चलो कि मतलब कौन यहाँ पर मेल है, फीमेल है, या मेल मेल का कपल है, या फिर फीमेल मेल का कपल है, तो इससे ऊपर बढ़कर बात करो। ओके, तो रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन, तो इन सब चीजों के ऊपर होके बात करो। मतलब कि जो एक प्रैक्टिकल जो ह्यूमन बिहेवियर है ना, वो यहाँ पर फायदा सबको मिलना चाहिए। तो ये ऑथर ये बात कर रहे हैं। तो आगे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर बात करें कि अगर मैरिज सर्टिफिकेट किसी के पास ना हो, तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी रुकावटें आती हैं जो यहाँ पर एक कपल को जो फेस करनी पड़ती हैं। जैसे अगर यहाँ पर कुछ डिसीजन अगर लेने हो, जैसे कि हॉस्पिटल में, तो यहाँ पर सिर्फ स्पाउस जो है वही रह सकती है। ओके, अगर कोई जायदाद के प्रति कोई चीज मिलनी है, तो यहाँ पर अगर मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है तो तब भी यहाँ पर दिक्कतें होती हैं। ओके, अगर जॉइंट बैंक अकाउंट खोलना है, तो अगर आप पति पत्नी हो तो क्या प्रमाण है उसका, तो वो आपका प्रमाण होता है मैरिज सर्टिफिकेट। तो नहीं हो तो यहाँ पर जो है ना बैरियर्स आपके सामने रहते हैं। तो ऑथर कह रहे हैं कि इन सब बैरियर्स को रिमूव करें। ओके, तो यहाँ पर जो सेम सेक्स कपल्स भी है ना, तो उनको भी यहाँ पर आप हक दें कि वो भी शादी कर सके आपस में। और जो हमारा एज ओल्ड जो कस्टम है, ओके, जो हमारी जो पुरानी जो हमारी जो संस्थाएं जैसे चलती आई आई हैं, जिस तरीके से रीति रिवाज चलते आए हैं, तो उनको अभी अलाउ करो कि अपना दायरा जो है वो बढ़ाए और आगे बढ़ने दें। जो जिस तरीके से भी चेंजेस आ रहे हैं सोसाइटी में, तो उसको एक्सेप्ट करें। तो ये यहाँ पर ऑथर का अपनी ओर से कहना है कि अलाउ करो। अगर यहाँ पर कोई पिटिशन यहाँ पर डाल के रखा हुआ है कि हमें सेम सेक्स मैरिज करनी है, तो उनको जाने दो, उनको परमिशन दो, क्योंकि ये सारा जो ट्रेंड है पूरी दुनिया में ये काफी प्रचलित हो चुका है। तो अभी भारत में भी ये अपना सर जो है वो उठा रहा है। तो आपका क्या सोचना है इसके रिगार्डिंग, क्वेश्चन पूछा जाएगा आंसर राइटिंग में भी, और अपना एक अच्छा सा आंसर जो है ना उसको स्ट्रक्चर करें इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद। आपकी क्या विचारधारा है इस आर्टिकल, इस सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी, इसको याद रखें। ओके, और अच्छे तरीके से अपना आंसर जो है ना स्ट्रक्चर करें। तो आगे बढ़ते हैं। अभी हम बात करते हैं आज के इकोनॉमिक कंसेप्ट की। तो आज का जो टॉपिक है वो है इक्विटी शेयर। तो इक्विटी शेयर, जैसे मैंने अभी पहले भी बात की, शेयर जो आप खरीदते हो, तो ये एक तरीके की सिक्योरिटी होती है जो किसी भी कंपनी के द्वारा इशू की जाती है। ओके, किसके लिए, यहाँ पर जिसने भी यहाँ पर जो कैपिटल फॉर्मेशन होती है कंपनी में, उसमें अपना हिस्सा दिया है। ओके, मतलब जिसने शेयर खरीदा है। अगर कोई कंपनी है तो वो उसने अपने शेयर्स निकाले कि आप जो है इन्वेस्टमेंट करें मेरी कंपनी में, तो जिसने खरीदा है। ओके, तो यहाँ पर एक तरीके से कंपनी की ऑनरशिप ने अपना हिस्सा डाला है, तो यहाँ पर वो बात कर रहे हैं। तो ये अलग अलग फॉर्म्स में होता है। जैसे आप स्टॉक खरीद लिया, शेयर खरीद लिया, तो यहाँ पर सेम हम बातें इसके रिगार्डिंग करते हैं। कॉमन स्टॉक भी इसको कह सकते हैं। तो ये जो शेयर्स हैं,
तो यहाँ पर ये पब्लिक इशू के तहत भी हो सकता है, सरकार भी इशू कर सकती है। यहाँ पर जो बोनस शेयर्स होते हैं उसके तहत भी यहाँ पर जो है आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कन्वर्टेबल डिवेंचर्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं, ओके, इसके तहत भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ओके, तो ये सब चीजें यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंजेस पे ट्रेड होती हैं इसके थ्रू। तो ऐसे शेयर होल्डर जो है तो यहाँ पर क्लेम करते हैं कि मतलब जो भी हमने किसी कंपनी में पैसा लगाया था, उसमें जो अर्निंग्स हुई उनके एसेट्स की, तो उसका हिस्सा हमें यहाँ पर मिले। ओके, तो उनका जो है पेमेंट उनको मिलती भी रहती है। और तो ऐसे ही यहाँ पर कुछ शेयर होल्डर्स होते हैं जिनको हम यहाँ पर रेजिडुअल ऑनर्स भी बोलते हैं, तो ये नाम याद रखें। ओके, रेजिडुअल ऑनर्स भी इनको कहा जाता है, जो किसी कंपनी में इस तरीके से शेयर रखते हैं, तो हम इसको कहते हैं इक्विटी शेयर। ओके, इक्विटी शेयर मतलब हिस्सा है किसी कंपनी में। तो ये है पूरा ओवरऑल सिनेरियो आज के लेक्चर का। कैसा लगा लेक्चर आपको, कैसा लगा पैटर्न, और क्या चीज आपको आज नई सीखने को मिली, तो उसके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करना और शेयर करना है इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा। और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।